Hello everyone, welcome to the Engineers Point for the AN and JN examination. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो इन दिस टुडेज सेशन हम क्या करने वाले हैं, हमने जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के वर्कबुक का सॉल्यूशन का सीरीज शुरू किया था, उसका पार्ट 2 आज हम कवर करने वाले हैं। और आज हम चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल आपको याद रखना है, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब की चर्चा आज हमारे इस बेसिक कंसेप्ट की क्लास में हम करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास की वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने बताया था कि सर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या फिर हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन का जो पोर्शन है उसे आपको रिवीजन करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसएससी जे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका भी रिवीजन हम बहुत ही जल्द अब शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई थ्रोट इशू। ठीक है, तो गला अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ क्लासेस है उनकी जो संख्या है, जो फ्रिक्वेंसी है, उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज like the session and share this session as maximum as possible। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं सेशन लेने के लिए प्रेरित होऊंगा। चलिए गाइस, तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, और जिसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, चलिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मैकेनिकल बाय विशाल सर। उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन को हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर दे सकते हैं और मटेरियल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर दे सकते हैं। वैसे तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। क्वेश्चन है आपका कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं सी, नंबर ऑफ फेजेस है पी, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एफ एज पर द गिब्स फेज रूल, उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले चीज आती है कि यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसके हम स्टेट को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अब जो हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो कल मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी क्या होती है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो आपका गिब्स फेज रूल है जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करता है, तो अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रखा है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, लेट्स टेक द पेज। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, मैं पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ, आप इसको अपने नोट से याद कर लीजिएगा। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल, जो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है आपका P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। अब जब C आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा
तो P प्लस एफ माइनस सी इक्वल टू 2, P प्लस एफ माइनस का C इक्वल टू 2, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर रीचेज ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, प्रेशर जीरो हो जाए, ठीक है। नाउ अब देखिएगा व्हाट इज प्रेशर। बेसिकली प्रेशर होता है आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एंड व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा सिस्टम का, मतलब सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम जीरो, उस केस में फोर्स जीरो हो जाएगा। देखिएगा, जब आपका चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो आपका फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब आपका फोर्स जीरो हो जाएगा तो आपका प्रेशर जीरो हो जाएगा। अब ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आई है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। किससे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे मैं एक सेशन लूंगा, नेक्स्ट संडे को आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके याद जरूर करवा दीजिएगा। ये जो वीडियो है आपकी प्रीमियर होगी। व्हाट डू मीन बाय प्रीमियर, प्रीमियर वीडियो का मतलब है कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, और इसको रिकॉर्ड करने के बाद एज ए प्रीमियर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। आपको लाइव वीडियो की तरह वो चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों के अभी कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज शाम को 7:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 24 तारीख को। अब हो सकता है ये वीडियो आपको कल सुबह देखने को मिले 25 तारीख को, हो सकता है रात को 10 बजे आपकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। तो आप लगे लोगों के कमेंट तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम क्या करते हैं, एक बार थर्मोडायनेमिक्स के वर्कबुक का सॉल्यूशन करते हैं, फिर मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इनकी भी वर्कबुक के फॉर्म में क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो लगभग धीरे धीरे करके हम 1-2 महीने में आपको सभी सब्जेक्ट्स की वर्कबुक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये वर्कबुक प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई, स्टेट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। यही वर्कबुक होती है, विदाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको खुद को इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। So which one of the following correctly defines 1 Kelvin as per the internationally accepted definition of temperature scale? And it is very simple question. Now you know that कि 273.16 Kelvin, ये क्या होता है आपका, it is triple point of water. It is triple point of water. तो यहाँ से अगर मैं 273.16 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो यहाँ बचेगा मेरा 1 केल्विन। इट विल बी 1 डिवाइड बाय 273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज में ली गई है, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट, देखिएगा ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो तीनों फेज होते हैं ना, एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ट्रिपल पॉइंट पर ही सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों का जो टेम्परेचर रहेगा वो बराबर रहेगा। इसी के साथ प्रेशर भी बराबर रहेगा,
कोई उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर तो मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर बताया है। आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या रहता है? अब देखिए 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। अब इस ट्रिपल पॉइंट की सहायता से ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इस ट्रिपल पॉइंट को एक यूनिक पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। इट इज अ यूनिक पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। तो ट्रिपल पॉइंट पर फेजेस होंगे 3 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाटर मतलब H2O कंपोनेंट है 1 प्लस 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 0। मतलब ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी ए फिक्स्ड पॉइंट। ये ऑलरेडी एक फिक्स्ड पॉइंट ही है, और जब ये ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट है इसीलिए इसका यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। चलिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 and 15. Both are very important. क्वेश्चन नंबर 15 तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ जितने भी थर्मोडाइनमिक्स के नियम दिए गए हैं सभी ने किसी ना किसी चीज का कंसेप्ट दिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इट्स प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, उसका कंसेप्ट देता है। सेकंड लॉ क्या देता है, सेकंड लॉ देता है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। और थर्ड लॉ क्या कहता है, जीरो केल्विन को आप अचीव नहीं कर सकते। अब आंसर तो वैसे आपका हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। साथ ही साथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक चीज याद यहाँ पे रखनी है कि जब भी तीन बॉडीज की बात की जाए, जब भी थ्री बॉडीज की बात की जाए, बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी सी के इक्वल है, बॉडी बी का टेम्परेचर बॉडी सी के इक्वल है सेपरेटली, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, सभी को मालूम है। तो जब भी तीन बॉडीज की बात की जाती है तो इन दैट केस आंसर विल बी योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जब भी दो बॉडीज की बात की जाए, दो बॉडीज की, उस टाइम आंसर आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होगा। अभी उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ थ्री बॉडीज में जो कॉमन बॉडी होती है, इट विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमीटर। वो किसका रोल प्ले करेगी, थर्मोमीटर का रोल प्ले करेगी। और थर्मोमीटर किस लिए यूज में लिया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यूज में ली जाती है उसे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, आइडियल थर्मोमीटर में, आइडियल गैस थर्मोमीटर में प्रेशर विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम, ये तो याद हो ही जाएगा आपको। साथ ही साथ में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोकपल में इंड्यूस्ड वोल्टेज विल प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और वहां पर जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा उस इफेक्ट को हम कहेंगे सीबेक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि जब भी कोई दो बॉडीज हो, मान लो एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, इन दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट विल फ्लो बिटवीन दीज टू बॉडीज
हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्योंकि ये बॉडीज फाइनाइट बॉडीज है, इनकी हीट कैपेसिटी फाइनाइट होती है। हीट कैपेसिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। तो जब हीट कैपेसिटी इनकी फाइनाइट होती है तो उस केस में जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो बॉडीज का टेम्परेचर चेंज होगा। लेट अस टेक ओनली दिस टू सिस्टम, और ये सराउंडिंग के साथ कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर रही है। तो अगर कोई एक बॉडी हीट रिजेक्ट करती है तो दूसरी बॉडी उतना ही हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द अदर बॉडी, हीट एब्जॉर्ब बाय द अदर बॉडी। और ये हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा। होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स? बिल्कुल सिंपल से अभी हमने बात की ही थी। आई थिंक नॉट विजिबल टू यू, बट लीजिए जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। So what is zeroth law of thermodynamics? Zeroth law of thermodynamics is states that whenever two bodies are in thermal equilibrium with the third body separately, then they are also in thermal equilibrium with each other. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ये तो पढ़ रखा है आपने, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जाना है तो देख लीजिए। मान लीजिए ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये एक दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, और इनके बीच में डायाथर्मिक वॉल है, मतलब दे विल अलाउ द हीट इंटरेक्शन, ठीक है। और इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ये डायाथर्मिक वॉल है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में एक एडियाबेटिक वॉल लगा देता हूँ। ये एडियाबेटिक वॉल है, और एक तीसरी बॉडी इंट्रोड्यूस करता हूँ, बॉडी सी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ड्यू टू एडियाबेटिक वॉल ए और सी के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन ड्यू टू डायथर्मिक वॉल सी और बी के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब मान लीजिए सी और बी के बीच में हीट ट्रांसफर होगा तो बी का टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, सी बॉडी को जब मैं यहाँ रखता हूँ तो बी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। जब इन दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब ये बॉडी भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है। अब देखिएगा, ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द सेम टेम्परेचर, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सी एंड बी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हीट ट्रांसफर इन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इनका क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। There is no heat interaction between the body and body C, which means body A is separate body, body C is a separate body, which does not interact with each other. So therefore, still I can say the temperature of body A is equal to the temperature of body C. They are in thermal equilibrium with each other. So this common body B will play the role of thermometric property. तो D इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। 17 कह रहा है कि इन ए न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री रो, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्री, कुछ भी बना सकते हो आप, रेफरेंस आप कुछ भी दे सकते हो, आइस पॉइंट को भी आप कुछ दे सकते हो, स्टीम पॉइंट को भी आप कुछ भी दे सकते हो, आर्बिट्री है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन ए न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री रो
द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर गिवन। बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री रो एंड फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 300 डिग्री रो। कोरिलेट दिस टेम्परेचर स्केल विद द सेंटीग्रेड स्केल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके पास टेम्परेचर स्केल है, ओके, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री रो में मैंने क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को मैंने 100 डिग्री रो से डिनोट कर रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने 300 डिग्री रो से डिनोट कर रखा है। अब इसको मैं सेंटीग्रेड स्केल से कोरिलेट करना है, तो सेंटीग्रेड स्केल में बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा जा रहा है 0 डिग्री रो सेंटीग्रेड स्केल में उसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम देखते हैं 0 डिग्री रो किधर होगा, ऊपर होगा। 0 डिग्री रो ऐसे ही तो होगा, ऊपर से नीचे ही तो जाएंगे। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 100 से 300 हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री रो। तो मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे तब जाके हमें 0 डिग्री रो मिलेगा। जब हम बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे 0 डिग्री रो मिलेगा, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका आंसर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो तीनों ऑप्शन हटा दीजिए, ए बी सी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 150 डिग्री सेल्सियस। और आप इसको लीनियर इंटरपोलेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, लेंथ का रेशियो लेना है। यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, तो ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस, तो 100 माइनस 300 डिवाइड बाय 0 माइनस 300 इक्वल टू 100 माइनस 0 डिवाइड बाय c माइनस में 0। सो इट विल बी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 200 डिवाइड बाय 300 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय c। सो इट विल बी 2, इट विल बी 150। तो c कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री सेल्सियस। तो लीनियर इंटरपोलेशन लगाइएगा, दो लेंथ का रेशियो लीजिएगा, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन प्रिकॉशन यहाँ पे ये लेना है कि जब भी आप रेशियो लें तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस में बी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? Z। Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय RT। अगर हम आइडियल गैस का 1 मोल मास लेते हैं तो Z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। आई बात समझ में? अगर हम आइडियल गैस लेते हैं तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। चलिए तो देखते हैं, लेस देन मोर देन 1 नहीं होगा, इक्वल टू 1 ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, और इसमें इन्होंने दे रखा होगा 1 2 3 4 करके, तो 2 ओनली। अगर हम बात करते हैं रियल गैसेस की, रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। और Z ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह कितना बिहेव कर रही है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ही था थोड़ी देर पहले, मर्क्यूरी इन ग्लास छोड़ दो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर प्रेशर, थर्मोमीटर थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मोकपल में वोल्टेज, और मर्क्यूरी इन ग्लास में इसमें हो जाएगा वॉल्यूम। तो लगा लो, ए का हो जाएगा, वॉल्यूम है तो 3, ऊपर नीचे हो गया लगता है, वॉल्यूम का हो जाएगा 3, थर्मोकपल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वोल्टेज ये हो जाएगा 4, थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2, ये 1 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 4 प्रोसेस आपको यहाँ दे रखे हैं और आपको इनको क्या करना है,
स्लोप बताना है मेरे हिसाब से। चलिए बता देंगे स्लोप, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आई विल सॉल्व द 20 क्वेश्चंस ओनली, है ना। टोटल आई थिंक 30, मोर देन 30 क्वेश्चन है, तो एक सेशन अभी और मैं रिकॉर्ड कर दूंगा 10-15 मिनट में, वो भी आपको थोड़ी देर में प्रीमियर होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, आई कैन नॉट स्पीक मोर देन हाफ एन आवर, so please try to understand. Okay, now process A is constant pressure process, process D is constant volume process, process B we can say constant temperature process, and it is PV gamma equal to constant. Now here the value of n is equal to 0, n equal to 1, n equal to gamma, and n is equals to infinite. Infinite is the slope, और जो पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है ना भैया, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, वैसे के होता है, वो नहीं होता, उसको अपने के ही लिख लेते हैं, क्योंकि फिर आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस समझ जाओगे, है ना। यहाँ के ले लो, और ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज होता है। सो dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ माइनस का p बाई v। And what does it this minus represents? This minus represents कि पीवी डायग्राम का स्लोप हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा, कभी भी पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा, है ना। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा देन वॉल्यूम विल डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज होगा देन वॉल्यूम विल इंक्रीज। नाउ अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर से लो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, तो के की वैल्यू होती है 1, तो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 0, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है 1, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस का पी बाई बी। अगर हम बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, के की वैल्यू हो जाएगी एन, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो होगा एन टाइम्स ऑफ माइनस का पी बाई बी। अगर हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो के का वैल्यू गामा हो जाएगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप हो जाएगा आपका गामा टाइम्स ऑफ माइनस का पी बाई बी। और जो माइनस का पी बाई बी है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। माइनस के पी बाई बी को मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वैल्यू होता है, इनका जो रेशियो होता है वो गामा होता है, एंड यू नो दैट गामा इज ग्रेटर देन 1, तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ adiabatic process is greater than slope of isothermal process, या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर आ जाओ, 0 1 1.4 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज द बी इज द राइट आंसर, है ना। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं,
0 1 गामा इनफाइनाइट, 0 1 गामा इनफाइनाइट, सही है, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। 30 मिनट्स में अपनों ने 10 क्वेश्चन ही किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में अपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 36, ओहो 46 क्वेश्चंस आर देयर। तो नेक्स्ट 2 सेशन में मैं क्या करूँगा, 15-15 क्वेश्चन ले लूँगा, तो उससे आपके क्वेश्चन थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग ए न्यू सेशन फॉर द नॉन टेक्निकल क्लासेस ऑल्सो। नॉन टेक्निकल का भी अपने रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ में RAC, IC इंजन और आपका जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उसका भी अपने रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस टाइम अपने रिवीजन कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि 4 महीने में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप पढ़ सकते हो लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आप फ्रेशर हो, अभी से आपने पढ़ना शुरू किया, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू। अगर आप पहली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब उठाए हो, है ना, और पढ़ना शुरू किए हो, तो 4 महीने में पूरा मैकेनिकल पढ़ना आसान तो है, लेकिन उसको संभाल पाना मुश्किल है। तो इसलिए बी ए वाइज स्टूडेंट, रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। जितना टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हो, उतना ही टाइम आप पुरानी चीज़ों को पढ़ने को भी दीजिए। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। जो भी स्टूडेंट फेल होते हैं, जो भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी कमी रिवीजन ही है। आज आप अपने आप से सवाल पूछेगा कि मैंने क्या रिवीजन को प्रॉपर टाइम दिया है या नहीं दिया है। स्व अध्ययन को प्रॉपर टाइम दीजिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।